आज हम फिर एक नए कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज की जो हमारी कहानी है उस कहानी का शीर्षक है गौरी। जी हाँ, गौरी जो एक युवती का नाम है गौरी। इससे ज्यादा कोई उसका अर्थ नहीं है। तो ये गौरी जो कहानी है इसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। सुभद्रा कुमारी चौहान जो सन 1905 में जिनका जन्म हुआ, निहालपुर में हुआ। एक विशेष बात सुभद्रा कुमारी जी की यह आती है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ये सक्रिय इन्होंने सहभाग दिया। इतना ही नहीं, अपितु कई बार जो है ये जेल भी गई है। मतलब इनको हम स्वतंत्रता सेनानी के नाम से भी जान सकते हैं। ये मध्य प्रदेश विधानसभा में सम्मानीय सदस्य भी रही है। मतलब राजकीय क्षेत्र में भी इनका काफी बोलबाला रहा। एक हमारे हिंदी साहित्य या भारतीय राजनीति में एक दुर्दैव की बात ही कहेंगे कि इनकी दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो गई। इन्होंने कई कहानियां संग्रह लिखे हैं जिनमें प्रमुख है बिखरे हुए मोती, जन्मादिनी, सीधे सादे चित्र आदि जो है महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। जिनमें से प्रस्तुत जो कहानी है गौरी, एक बात ध्यान में रखिएगा कि इस पाठ्यक्रम में आपको जो कहानियां रखी गई है वह विविध क्षेत्र, विविध समस्याओं को लेकर कहानियां लिखी गई है जो आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है। प्रस्तुत कहानी जो है गौरी नाम की युवती की अनोखी देशभक्ति पर लिखी गई यह कहानी है गौरी। वह जो युवती है वो किस प्रकार जो है देशभक्त है, ये आपको इस कहानी में जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे कहानी की परतें खुलती जाएगी, वैसे वैसे आपको जो है कहानी समझ में आ जाएगी। कहानी देखिए, कहानी में जो प्रमुख पात्र है, जाहिर बात है जिस शीर्षक के अंतर्गत कहानी लिखी गई है गौरी, तो वो तो प्रमुख पात्र तो है ही। अब जब गौरी युवती है तो जाहिर बात है उनके माता और पिता का भी यहाँ पर वर्णन है। उनके पिता का नाम बाबू राधा कृष्ण जी है और माता का नाम कुंती है। तो मैंने इसके पूर्व भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ आपको, जो है एक नोटबुक और पेन लेकर बैठना है और इसको लिखना है कहानी का नाम, कहानीकार का नाम और इसमें आए हुए पात्र और पात्रों का अपना जो आपसी संबंध है, कौन किसका बेटा है या बेटी है, पति है, जो भी संबंध आते हैं वो आपको लिखना है ताकि कहानी समझ में आ जाती है, आगे आसानी आपके लिए हो जाती है। देखिए कहानी को मैं प्रारंभ कर रहा हूं कि शाम को गोधूली की बेला दूल्हे के सिर पर सामान रखवाए जब बाबू राधा कृष्ण अपने घर आए, तब उनके भारी भारी पैरों की चाल और चेहरे के भाव से ही कुंती ने जान लिया कि काम वहां भी नहीं बना। मतलब कुछ काम से जो है राधा कृष्ण जी गए हैं और जैसे कुली आया है रेल, जो पहले जो है कुली वगैरह इस सर पर सामान वगैरह लेकर आते थे, उस समय की ये कहानी है सहसा। तो राधा कृष्ण जी जो है वो बोझिल पैर से आ रहे हैं, जैसे हम कोई काम के लिए चले गए और घर के लोगों को कहा कि कुछ काम से जा रहे हैं, जो काम बना नहीं है
तो आते समय जो है हमको समझ में आ जाता है, उनके चाल ढाल से ही समझ में आ जाता है कि काम बना है या नहीं बना है। तो उनकी बोझिल पैर, उनकी चाल ढाल ये स्पष्ट बता रही थी कि जिस काम से राधा कृष्ण जी गए हैं वो काम शायद नहीं बना है। अब क्या काम हो सकता है, ये आगे देखिए। कुली के सिर पर से बिस्तर उतरवा कर राधा कृष्ण ने उसे कुछ पैसे दिए। कुली सलाम करके चला गया। पास ही पड़ी एक आराम कुर्सी पर वो बैठ गए और फिर जो है उसी समय पत्नी कुंती ने कमरे में प्रवेश किया। काम की सफलता के बारे में कुछ भी न पूछा। कुंती ने नम्र स्वर में कहा, चलो हाथ मुंह धो लीजिए, चाय तैयार है। अब उसकी उनकी पत्नी है कुंती, वो जानती है कि शायद जिस काम से गए थे काम बना नहीं है, तो बजाय या पूछने के वहां काम बना या नहीं, तो समझ गई कि काम नहीं हुआ है। तो उसने जिसे कहा कि चलो हाथ मुंह धो लो, चाय वगैरह पी लो, गाँव से जिसे थके आ रहे। हाँ ये हो चाय। राधा कृष्ण चौक पड़े, चाय के लिए तो मैंने नहीं कहा था, तब चल गया आदमी, काम नहीं होगा तो कहा पहले चाय। मैंने तो कुछ कहा था क्या चाय के लिए? नहीं नहीं कहा तो नहीं था, पी लो चलकर। कुंती ने आग्रह किया, नहीं कहा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि आप थके हारे आए हो तो चाय पी लीजिएगा। चलो अच्छा, कहते हुए राधा कृष्ण पत्नी के पीछे पीछे चले गए। ठीक है कहा ले लेता हूँ। और वहां पर गौरी भी है। अब कहानी यहाँ तक तो खुल ही गई है कि हमें पता चल जाता है कि गौरी सहसा बाबू राधा कृष्ण जी की बेटी है। राधा कृष्ण जी और उनकी पत्नी कुंती, इन दोनों की जो है वो संतान है, वो बेटी है गौरी, जो वहीं पर है। और गौरी अपराधिनी की भांति माता पिता दोनों की दृष्टि से बचती हुई पिता के लिए चाय तैयार कर रही थी। उसे ऐसे लग रहा था पिता की सारी कठिनाइयों की जड़ वो है, वो न होती और न पिता को उसके विवाह की चिंता में इस प्रकार स्थान ठान ढूंढना पड़ता। वो मुंह खोलकर किस प्रकार कह दे कि उसके विवाह के लिए इतनी अधिक परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं। देखिए अब ये बात स्पष्ट हो गई कि बाबू राधा कृष्ण जी किस सिलसिले में गए थे। जाहिर बात है, जाहिर बात है वो जो है गौरी के विवाह के लिए वर देखने के लिए चले गए और वहां की काम नहीं बना। सहसा बहुत जगह ये शायद घूमे हैं, तो गौरी को भी बहुत बुरा लगता है। उसको अपने आप को जैसे वो अपराधी वो समझती है, और वो खुद कैसे कहे पिता से कि मेरे लिए इतनी कठिनाइयां उठाने की वगैरह जरूरत नहीं, कह भी कैसे सकती है क्योंकि भारतीय नारी जब है तो वो जो है वो कुछ कहती नहीं है। माता पिता चाहे जिसके साथ उसकी शादी कर ले वो सुखी रहेगी, न करे तो भी सुखी रहेगी। जब विवाह के लिए उसे जरा भी चिंता नहीं, तब माता पिता इतने परेशान क्यों होते हैं? वो सोचती है कि चाहे जिससे भी मेरे पिता मेरी शादी करे मैं उसके लिए तैयार हो जाऊं। ठीक है, या फिर अगर वो कह दे कि ना करे, हम शादी नहीं करेंगे, तब भी कहते कि मुझे कोई उसकी परवाह नहीं। लेकिन कैसे कहें, क्योंकि हिंदुस्तान में, मेरे प्यारे भारत में सुसंस्कृत, विशेष मैं कह रहा हूं सुसंस्कृत सभ्य समाज की लड़कियां, परिवार की युवतियां अपने मुंह से विवाह जैसे शब्दों, विवाह जैसे विषयों पर अपनी राय नहीं देती। माता पिता जा कहें वहां वो ब्याह कर लेती है। जैसे हमने आरंभिक कहानी में देखा, कौन सी, स्त्री और पुरुष, उसमें इसी प्रकार से उसने शादी की और काफी बाद में परेशानी का सामना भी उनको करना पड़ा है। ठीक उसी तरह से वो कहती कि अगर वो जहां पर कहते वहां पर मैं शादी करूंगी, या फिर कहते कि ना करें तब भी, लेकिन मेरे लिए इतनी कठिनाई उठाने की, इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है? गौरी यही न समझ पाती है। कभी कभी वो सोचती है, क्या मैं माता पिता को इतनी भारी हो गई हूँ कि रात दिन सिवाय मेरे विवाह के उन्हें और कुछ सोचता नहीं? बेचारी वो अकेले में सोचती है, क्या मैं माता पिता पर इतना भार बन गई हूँ, उन पर वजन बन गई हूँ, उनको परेशानी का कारण बन गई हूँ क्या, कि दिन रात मुझे मेरे विवाह की भी उनको चिंता पड़ी रहती है?
तब आत्मग्लानि और शोक से गौरी का रोम रोम व्यथित हो उठता। उसे ऐसा लगता कि धरती फटे और वो समा जाए, किंतु ऐसा कब हुआ? कभी नहीं हुआ, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन वो सोचती है कि शायद मतलब जैसे हम भी सोचते काफी परेशान हो जाते हैं, ये धरती की नहीं फटती, मर भी जाता है राम, ये देखने के लिए मुझे जिंदा रखा है। उस तरह से वो सोचती है, अपने आप पर ही क्रोधित होती है, गुस्सा होती है, तो ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, यही ठीक है। इस तरह से गौरी, वो गौरी जो फूलों के चांदों की तरह, चांद की तरह बनना भर जाती थी, घटने का जिसके पास कोई साधन न हो, बाबू राधा कृष्ण के लिए चिंता की सामग्री हो गई थी। गौरी उनकी एकमात्र संतान थी। अब ये कहानी जो है उस गौरी की व्यक्तित्व को या गौरी की वास्तविकता को यहाँ पर, या उसके विस्तार को यहाँ पर कहानीकार ने दिया है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। तो क्या है कि गौरी जो है राधा कृष्ण जी की एकमात्र संतान थी। उसका विवाह के योग्य वर के साथ करवाना चाहती थी, और हर कोई बेटी का बाप, पिता, उसका पापा यही चाहता है कि उसकी बेटी का विवाह किसी अच्छे घर में हो, उसका दामाद या उसका पति जो है, बेटी का पति जो है बहुत अच्छा हो, सुशील हो, सुंदर हो, कमाई पूत हो, सुसंस्कृत हो। हर एक की ये चाह होती है, और क्यों ना हो, होनी भी चाहिए। तो बाबू राधा कृष्ण जी जो है वो चाहते हैं कि गौरी का विवाह एक ऐसे युवक से हो, है ना, लेकिन योग्य पात्र का मूल्य चुकाने लायक उनके पास यथेष्ट संपत्ति नहीं। लेकिन देखिए महत्वपूर्ण पंक्तियां कहानी की, कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां होती है, उसमें से एक पंक्ति है, मैं अक्सर जब भी कहानी पढ़ा रहा हूँ आपको, जो महत्वपूर्ण पंक्तियां आती है उसको अधोरेखित करता हूँ, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, तो ये सब इसे महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देना है। क्या है कि योग्य पात्र का मूल्य चुकाने के लायक उनके पास यथेष्ट संपत्ति न थी। मतलब आज तो प्रत्येक वस्तुओं का, प्रत्येक विभागों का, प्रत्येक जीवन मूल्यों का आज एक मूल्य निर्धारित किया गया, उसकी कीमत तय कर दी गई है। समझे नहीं? और समझाता हूं कि जिसके पास संपत्ति है, बहुत बड़ा पैसा है, बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है, वो अपने लिए या अपने बेटी के लिए जो है बहुत बड़ा वर ढूंढता है, तो कोई पैसा है, पैसा बोलता है जिसको हम कहते हैं। और जिस लड़की के पिता के पास पैसा नहीं है, लड़की सुंदर है, सुशील है, सब कुछ है, पढ़ी लिखी है, लेकिन धनवान नहीं है, पिता धनवान नहीं है, तो ऐसे समय जो स्थल विवाह के स्थल आते हैं, जिसको रिश्ते देते हैं, वो अभी उच्च स्तर के आते हैं, निम्न स्तर के आते हैं। हालांकि मैंने कहा कि कोई भी लड़की का पिता ये चाहता है कि उसकी लड़की बड़े घर में ब्याह की जाए, लेकिन जो वास्तविकता है, आज का जो युग है, उसमें यह भी बात स्पष्ट है, महत्वपूर्ण है, जो सामान्यतः दिखाई देती है कि जिसके पास पैसा है, संपत्ति है, उसी की लड़की, भले ही अब मैं ये भी कह देता हूँ, बड़ी लड़की जो है उतनी सुंदर ना हो, लड़की पढ़ी लिखी ना हो, लड़की सामूली हो, ये चाहे जो कुछ भी हो, मैं नाम नहीं रख रहा, मैं गलती नहीं गिना रहा हूं, लेकिन उसका पिता बहुत संपन्न है आर्थिक दृष्टि से, तो उस लड़की का ब्याह बड़े घर में हो जाता है। वैसे गौरी के पिता राधा कृष्ण जी इतने धनवान नहीं थे। यही कारण था कुछ वहां के स्थल आते थे तो पैसे के वजह से या संपत्ति से हो जाता है। अब ये इतना देख रहे हैं कि देखते देखते जो है काफी साल गुजर गए,
अब गौरी को 19वां साल चल रहा था, फिर वे कन्या के साथ हाथ पीले न कर सके थे। गौरी ही उनकी अकेली संतान थी। छुटपन से ही उसका बड़ा लाड़ प्यार हुआ, पर प्रायः उसके उचित अनुचित सभी हद पूरे किया जाते थे। इसी कारण गौरी का स्वभाव निर्भीक, दृढ़ निश्चयी और हठीला हो गया था, और बचपन से ही वो गौरी का बहुत लाड़ प्यार करते थे। और कई दिनों से, कई सालों से रिश्ता देख रहे थे, स्थल देख रहे थे, लेकिन वहाँ का स्थल जो है वो योग्य नहीं आ पाता, और इसके लिए मूल कारण आर्थिक संपन्नता थी, क्योंकि इनके पास तो विपन्नता है, पैसा नहीं है। और उन्होंने उनकी एक संतान होने के कारण लाड़ प्यार बहुत था। जाहिर बात है उसमें स्वभाव में भी एक थोड़ा सा हठीलापन आ जाता है। उस प्रकार से सोचते थे कि कहाँ जाएगी बेटी, जिसके साथ ब्याह होगा वो बेटी को अच्छा रखेगा या नहीं रखेगा, इतना हमने लाड़ वगैरह किया है। इसलिए वो परेशान रहते थे, और वो देख बता कर देते जो है उसका विवाह निश्चित करना चाहते। वो जानते थे गौरी के स्वभाव को, इसलिए चिंतित जो है वो थे। और इसमें गौरी का जो पात्र आता है, गौरी नहीं चाहती थी कि गौरी विवाह भी करना आवश्यक नहीं मानती थी, लेकिन खैर वो तो हर लड़की कभी कभार माता और पिता की परेशानी देखकर इस प्रकार का निर्णय भी लेती है। आज कई लड़कियां भी ऐसी है जो माता पिता की परेशानी उनको देखी नहीं जाती और स्पष्ट कर देती है मुझे विवाह नहीं करना है। सहसा ये भी गलत है, लेकिन जैसे गौरी खुद ही नहीं चाहती कि नहीं कोई आवश्यक नहीं है विवाह करना ही। और अगर पिता विवाह को इतना अधिक महत्व देते हैं तो फिर पात्र और कुपात्र क्या, विवाह करना है कर दे, किसी के भी साथ वो हर हालत में सुखी और संतुष्ट रहेगी। उनकी ये परेशानी, उनकी चिंता अब उससे सहनी है। इतना बड़ा मन है गौरी का, वो कहती है तो विवाह कोई आवश्यक नहीं है। अगर समझो इतना विवाह को महत्व लोग देते हैं, क्या मेरे पिता या माता दे रही है, तो फिर क्या पात्र और कुपात्र, लड़का कैसा है, क्या है, किस खानदान से, ये क्या देखना है। अगर करना ही है तो फिर विवाह करके, है ना। लेकिन उनकी ये चिंता, उनकी ये जो परेशानी है उससे जो है देखी नहीं जाती, किंतु संकोच और लज्जा उसकी जुबान पर ताला लगा देती है। हजार बार निश्चय करके भी वो पिता से बात न कर सके। फिर वही बात, भारतीय स्त्री, भारतीय नारी, भारतीय युवती, भारतीय संस्कृति, तो कोई भी लड़की अपने विवाह की बात स्वयं अपने माता पिता से नहीं कर सकती, लज्जा के कारण, लोक लाज के कारण, शर्म और हया के कारण, है। क्योंकि तो वास्तविकता को लेकर कहानी लेकर लिखी गई कहानी है, इसलिए मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ। क्योंकि मेरी आयु लगभग 50 वर्ष है। मैं देखता हूँ समाज में कई लड़कियां हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है इसी समस्या के चलते। और जब उनकी आयु जब अधिक हो जाती है तो काफी मुश्किल हो जाता है उनका विवाह करना या करवाना। तो वो बहुत बात सोचती कि मैं पिता को कह दूं, माता को कह दूं, लेकिन वो जो है कह नहीं पाती है। पिता को आते देख गौरी चुपके से दूसरे कमरे में चली गई। वो जानती थी कि शायद इस तरह से आगे जो काम बना नहीं चाहिए, वो चुपके से दूसरे कमरे में चली गई। राधा कृष्ण बाबू ने जैसे बेमन से हाथ पर गए, पास ही रखी हुई कुर्सी पर बैठ गए। वही एक मेज पर कुंती ने चाय और कुछ नमकीन पुड़िया रख दी। पूर्वों की तरफ राधा कृष्ण ने देखा भी नहीं, चाय का प्याला उठाकर पी लिया। और कुंती तो मैंने कहा पहले ही जान रही थी कि शायद काम नहीं बना, वो खामोश रही, क्योंकि अगर मैं कुछ कहती थी तो उल्टा और मुझे को सुना दीजिए कुछ। अगर आदमी गुस्से में जो है तो या काम नहीं होता तो निराश हताश हो जाता है, और अपनी हताशा को, अपनी वेदना को, अपनी निराशा को या उसकी भड़ास को दूसरे पर निकाल देता है, जिस पर वो अधिकार समझता है उस पर निकाल देता है ना। तो इस वजह से वो कुछ कहती नहीं, कुछ नमकीन और चाय लाकर सामने वो मेज पर रख देती। राधा कृष्ण जी भी वो चाय लेकर जो है पीने लगते हैं। ऐसी कन्या को जन्म देकर जिसके लिए वे वर ही न मिलता हो, कुंती स्वयं को ही जैसे अपराधी हो गई हो। कुंती ने डरते हुए पूछा, जहाँ गए थे क्या वहां कुछ ठीक हुआ?
जैसे देखिए कुंती डर रही है, डर गई है, लेकिन जैसे राधा कृष्ण किसी विवाह के स्थल पर जाकर आए हैं, कुछ रिश्ता आया था, उनके घर जाकर आए हैं, तो थोड़ा सा डरते डरते पूछ रही है कि जहाँ गए थे क्या वहां पर कुछ ठीक नहीं हुआ क्या? जैसे कोई बात नहीं, लेकिन जैसे पूछ भी रही है, मालूमात लेना चाहती है, तो कोई कोई बात नहीं है, ठीक। राधा कृष्ण कहते ठीक, अरे ठीक होने को वहां धरा ही क्या था, रखा ही क्या था। चाय का घूंट गले से नीचे उतारते हुए राधा कृष्ण ने कहा, सब हम ही लोगों पर है, विवाह करना चाहे तो सब ठीक है, न करना चाहे तो कुछ भी ठीक है। पता नहीं कैसे पहेलियों में बात करते हैं। कहता ठीक, कहे तो कुछ भी ठीक नहीं है, कहे तो ठीक है, करना चाह रहे तो आप ही सब कीजिए, नहीं कहे तो कोई बात नहीं। उनकी को समझ में नहीं आता, कहता है ये क्या कह रहे हो, फिर क्या बात है, इस लड़के को देखा क्या, तो लड़के से बात हुई, लड़का देखा क्या, हाँ हाँ देखा, अच्छी तरह से देखा। वो राधा कृष्ण फिर चाय पीने, हाँ हाँ देखा, जैसे हाँ, और चाय मतलब बोलना नहीं चाहते कि वहां क्या हुआ, मैं हाँ हाँ देखा, और फिर चाय पीने लगे। कुंती की समझ में जब पहली नहीं आई तो परेशान हुई है, ये क्या कर रहा, हाँ लड़का ठीक भी है नहीं भी है, विवाह करना है तो कर दे, वाला न करना तो न कर दे, ठीक है, ठीक क्या है, इस तरह से उसने कहा जरा समझा कर कहो, तुम्हारी बात क्या है, मेरे तो समझ में नहीं आता, ये क्या बात हुई है, थोड़ा मुझे समझा कर बताओ। राधा कृष्ण कहते देखिए क्यों महत्वपूर्ण पंक्तियां, वो राधा कृष्ण जी बेटी के विवाह के स्थल के लिए, रिश्ते के लिए लड़का देखने गए थे और वहां से आए हैं, और वहां से आने के बाद उनकी से उनकी बात हो रही है, और वो क्या कहते हैं लड़का देखने के आने के बाद, देखिए सुनिए, समझा कर कहता हूं सुनो, वो लड़का लड़का नहीं आदमी है। इससे यहाँ कुछ देर के लिए अंतराल हो जाता है, रुक जाता है, सुनना चाहती हूँ, वो लड़का लड़का नहीं बल्कि आदमी है। क्या अर्थ हो गया इसका? हाँ, हमारे लिए हम इतने तो अब समझदार नहीं है, हमको इतना तो समझ में आ जाना चाहिए, वो लड़का लड़का नहीं बल्कि आदमी है। आदमी मतलब कैसा, उसका विवाह पहले हो गया होगा, है ना, उसकी उम्र जो है काफी, उसकी आयु काफी बड़ी होगी, इसलिए लड़का लड़का नहीं बल्कि आदमी है। तुम्हारी गौरी के साथ मामूली चपरासी की तरह दिखेगा, बोलो करेंगे ब्याह? वो छूट जाता है, देखो वो लड़का लड़का नहीं बल्कि वो आदमी है, और तुम्हारी जो बेटी है गौरी, उसके साथ अगर खड़ा रहेगा तो वो चपरासी दिखेगा, बोलो करोगी के ब्याह उससे? उनकी वहां की बात तो पीछे होगी, क्या रूप में बहुत खराब है, फोटो में तो वैसे नहीं जान पड़ती, ये इतना चिड़ रहे हो आप, लेकिन फोटो में तो वैसे नहीं जान पड़ते हैं। राधा कृष्ण देखिए, रूप रंग नहीं, रहन सहन बहुत खराब है, देखिए रूप रंग की बात मैं नहीं करता, फिर वही बात जो हमने पहले कहानी में देखी थी, कहानी आपको शायद याद आती होगी, स्त्री और पुरुष, तथा कभी रूप रंग नहीं देता बल्कि मुझे उसकी आत्मा मिल गई, ये जो है आपको पहले कहानी जो हमने देखी थी उसमें भी ये बात आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दी, जो विपिन बाबू और आशा दोनों भी बात करते हैं कि मैं उनका रूप रंग नहीं देखता, मैं उनकी आत्मा देखता हूँ, ये विपिन बाबू कहते हैं और आशा कहते, इसलिए ये जो गौरी की माता है कुंती, वो कहती है अरे रूप रंग का ठीक तो लगता है, कहता कि नहीं नहीं रूप रंग की कोई बात नहीं है, चाहे कैसा भी हो हर तरह कोई बात नहीं, लेकिन रहन सहन जो इसका बहुत खराब है, इतनी सिधाई से भी तो अच्छी नहीं है कि उसके पीछे आदमी न दिखे, और फिर उम्र भी तो अधिक है, इतना भी तो आदमी को इस तरह से नहीं रहना चाहिए, मतलब थोड़ा अपने पहरावे का तो ख्याल रखना चाहिए, है ना। अच्छा ठीक है, पहरावा साधा सीधा है, तो उसकी उम्र भी तो बहुत अधिक है, कहता कितनी, 35-36 साल का है वो, साथ ही 2 बच्चे भी हैं, उन्हीं बच्चों को सहलाने के लिए वो विवाह करना चाहता है, नहीं तो शायद न करते, उनकी दूसरी शादी है, उनकी उमंगें उनका उत्साह सब ठंडा पड़ गया है, वे अपने बच्चों के लिए एक
औरत चाहते हैं पर मेरी लड़की को तो दूसरी शादी नहीं है, और फिर वो साफ साफ कहते हैं कि मैं केवल बच्चों के लिए ब्याह करना चाहता हूं। क्योंकि कहानी का महत्वपूर्ण मोड़ है क्या है, वो लड़का लड़का नहीं आदमी है, एक उसका रहन सहन ठीक नहीं है, उसकी उम्र 35 से 36 साल तक की उसकी उम्र है, 2 बच्चे भी हैं, मतलब पहला विवाह उसका हो गया है, उसकी पत्नी का देहांत हो गया होगा, निधन हो गया होगा, कहता 2 बच्चे हैं, और वो 2 बच्चों को पालने के लिए विवाह करना चाहता है, मतलब उसका खुद का मन नहीं है विवाह करने का, बल्कि उन 2 बच्चों को की परवरिश करने के लिए ये शादी करना चाहता है। और फिर उसकी वो दूसरी शादी, और मेरी बेटी की तो ये पहली शादी, मतलब लड़की ही है, और क्या मैं उससे शादी कराता, उनकी उम्र में जो है उत्साह वगैरह कुछ नहीं है, उन वो शादी एक जैसे प्रोसीजर होता है बच्चों को संभालने के लिए, कोई स्त्री जिसे देखी जाती है उस तरह का विवाह करना चाहते हैं, कोई उत्साह वगैरह उनमें नहीं है। कुंती ने कहा जिन्हें दूसरी शादी करनी होती है ये सब बच्चों की तो बहाने करते हैं, नहीं तो ये कहते हैं कि अपने लिए शादी कर रहे हैं, कि फिर भी भारतीय संस्कृति का थोड़ा सा टच यहाँ पर है, पता है कोई भी आदमी रहो तो यही कहता है कि मैं नहीं करना चाहता बच्चों के लिए, जैसे हर स्त्री कहती है मैं हूँ इसलिए मैं तुम्हारे घर पर रही, वरना दूसरी होती तो निकल कर चली जाती। तो इस प्रकार से कुंती कहती है अरे हर कोई लड़का कोई आदमी यही कहेगा कि जैसे मैं नहीं ब्याह करना चाहता, लेकिन बच्चे हैं बेचारे परेशान हैं, अच्छा नहीं लगेगा कोई कहते कि मैं मेरे लिए शादी कर रहा हूँ, इस तरह से ये सभ्यता की बात है। राधा कृष्ण कहते देखिए अरे नहीं नहीं वो आदमी कपटी नहीं है, उसके भीतर कुछ बाहर कुछ हो ही नहीं सकता, कहता नहीं नहीं मैंने जो देखा वो आदमी को बड़ा भला मानुस है, वो कपटी नहीं है, अंदर से जो है बुग्ज हसद या कोई जो है छल कपट वाला आदमी नहीं है, जो अंदर से है वही बाहर से। देखिए ये बहुत जरूरी है, आदमी का मन जो है या जो आदमी जैसा बाहर से दिखाई देता है वैसा अंदर से, वरना मुंह में राम बगल में छुरी, चेहरा तो बहुत अच्छा है, बातें भी बहुत अच्छा करता है, लेकिन मन जो है कलुषित है, कठोर है, अत्याधिक जो है वो खराब है, तो कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन वो कहता नहीं नहीं मैंने जो वो देखा है उस आदमी को, उसका मन कपटी नहीं है, वो अंदर बाहर से जो है बिल्कुल साफ है, दर्पण की तरह। दर्पण हिंदी में दर्पण आईने को कहते हैं, उसका मन जो है वह दर्पण की तरह साफ है, पर उसका खादी का कुर्ता, गांधी टोपी, फटे फटे चप्पल देखकर हिचकिचाता है, मन का बहुत साफ है, कहते आईने की तरह है, दर्पण की तरह है। दर्पण आईना कहा जाता है कि दर्पण झूठ नहीं बोलता, आईना झूठ नहीं बोलता, आप जैसे हैं वैसे ही आपको वो दिखाता। तो यहाँ पर बता कि ठीक है, लेकिन इसका रहन सहन, फटे खादी के कपड़े, वो सर पर गांधी टोपी, मतलब जैसे कोई कार्य करता होगा पुराने जमाने का जो गांधी जी के विचार धाराओं से लगा हुआ है, उस धारा से विचारों से प्रभावित है, उस प्रकार का व्यक्ति आज भी हमको कहीं देखने मिलते हैं। ग्रामीण परिवेश में यदि हम जाते हैं तो काफी इस प्रकार के लोग हमें दिखाई देते हैं जो विदेशी कपड़ा कभी नहीं पहनते, तो विदेशी जितने भी साहित्य हैं इनका ये विरोध करते हैं और देशी को ये अपनाते हैं। तो खादी हमारे देश की जो है, देश का ही प्रोडक्ट है, उत्पन्न है, तो खादी वो पहनता है, टोपी पहनता है, मेरे सीधे कपड़े हैं ना, तो थोड़ा सा दी हिचकिचाता रहती है, जैसा थोड़ा सा आदमी रहता है, वो कहीं नेता बनकर व्याख्यान देने लायक तो नहीं, लायक तो है पर किसी के घर दूल्हा बनकर जाने के लायक नहीं, इसके अलावा 30 रुपए पर उसकी तनख्वाह है, वो नेता है ठीक है, लेकिन दूल्हा बनने के लायक नहीं, वो व्याख्यान दे सकता है, वो भाषण दे सकता है ना, और फिर उसकी तनख्वाह भी कितनी है, मात्र 30 रुपए पर उसकी तनख्वाह है, मतलब ठीक है उस समय भी ये तनख्वाह ज्यादा नहीं है, 30 रुपए है तो बहुत कम है, या आज के जमाने में है, लेकिन उस समय ये इतनी अधिक भी नहीं है, लेकिन कम जरूर है। कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी का काम करते हैं,
अब हमें पता चलना है तो वो आदमी क्या करता है, कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में सेक्रेटरी के पद पर वो कार्य करता है, 3 बार जेल जा चुका है। किस दिन चले जाए कुछ ठिकाना नहीं। देखिए वो बता रहे वो आदमी जो विवाह का स्थल गौरी के लिए आया था, उस आदमी का पूरा बखान वो कर रहे हैं राधाकृष्ण जी के उसको 30 रुपए महीना है, कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में वो सेक्रेटरी है, सचिव जिसको कहा जाता है, और 3 बार जेल जा चुके हैं। और आगे पता नहीं जब भी इस प्रकार का संघर्ष हो गया, स्वतंत्रता के लिए जो भी संघर्ष हो गया, लड़ाई हो गई, ये लोग तो पहले ही आगे रहते हैं, सेक्रेटरी हैं, ये आगे रहते हैं, तो ये लोग तो कब जेल में जाए इसका भी पता नहीं। सुनती ये सब कुछ सुनती है, फिर सोचती है आदमी तो इतना बुरा नहीं जान पड़ता, अगर बुरा आदमी तो मैं भी नहीं कहता उसे, पर वो गौरी का पति होने लायक नहीं है, सच बात नहीं है। तो मैंने कहा बुरा कहा, मैं थोड़ी इसको बुरा कह रहा हूँ, आदमी बेचारा बहुत अच्छा है, मन का सच्चा है, आईना दर्पण की तरह है, सीधे साधे लिबास में रहता है, मैं बुरा नहीं कहता उसको, लेकिन वो अपने गौरी के पति होने के लायक नहीं है। कुंती कहती तुमने क्या कह दिया, राजा क्या कह देता, उन्हें बुला आया हूँ, अगले इतवार को वो आएंगे, जिससे तुम भी उन्हें देख लो। और वे आने के लिए भी तो बड़ी मुश्किल से तैयार हुए, कहने लगे कि साहब मैं लड़की देखने ना आऊंगा, इस तरह लड़की देखकर मुझसे किसी का अपमान नहीं करना चाहता। फिर जब उन्हें समझाया गया कि आप लड़की को देखेंगे, लड़की उसकी माँ आपको देख लेगी, तब कहीं बड़ी मुश्किल से रहा। देखो वो आदमी भी इतना सीधा सरल है, कहता कि नहीं मैं लड़की को नहीं देखूंगी, क्योंकि मैं लड़की को देखने आऊं तो सस्ता उसका अपमान होगा। मतलब एक तो कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी है, फिर भारतीय संस्कृति को अच्छी तरह से जानता है, उन विचारों को अपने अंतर मन में अंगीकृत किए हुए, वो कहता है कि मैं किसी लड़की के पास लड़की को देखने नहीं जाऊंगा, अच्छा नहीं लगता, अपमान लगता है ना। हमने कहा कि आज देखिए कई लोग जाते हैं लड़की को देखने जाते हैं, वापस आते हैं कहते नहीं लड़की पसंद नहीं है। क्यों? लड़की काली है, लड़की की जो ऊंचाई है वो कम है या कभी ऊंचाई ज्यादा है, एक पैर टेढ़ा है, एक हाथ टेढ़ा है, आंखें छोटी छोटी है, वो कहता नाक बड़ी है, वो कहता पेशानी बहुत छोटी है, पता नहीं क्या 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 नुक्स निकालते हैं। अरे वो लड़की जिसका जन्म हुआ, जिसको जन्म ऊपर वाले ने दिया, जिसको आकार रंग रूप जो है ऊपर वाले ने दिया, उसमें भला तुम कैसे खोट निकाल सकते हो, उसमें तुम कैसे गलती ढूंढ सकते हो? लेकिन नहीं, हमारे यहाँ यह प्रथा कि नहीं लड़की काली है हमको मजदूर नहीं पूछता। अरे गलत है, ऐसे ऐसे करना यह अपमान है उस लड़की का, यह अपमान है उस माँ का जिसने आपको भी जन्म दिया, आपकी भी औलाद है, बेटियां हैं, उनका ये समस्त नारी जाति का, बहनों का, माताओं का ये अपमान है। कहता कि नहीं वो सुसंस्कृत व्यक्ति है, वो जो आदमी कहता नहीं, लेकिन राधा कृष्ण कहते नहीं नहीं लड़की भी देखना चाहती है, इसकी माँ भी देखना चाहती है, इसलिए आओ। तो बड़ी मुश्किल से जो है वो तैयार हो गया और अगले इतवार को वो उसने कहा है कि मैं आऊंगा। यहाँ पर आकर हम रुकते हैं, कहानी सरसा जितनी भी कहानियां हैं एक भाग में पूरी नहीं हो पा रही है। जैसे आप देख रहे हैं या आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको जब लिंक डाली जा रही है यूट्यूब की, तो भाग 1 भाग 2 कभी कभार भाग 3 भी जैसे ये हो रहे हैं, तो आपको पूरे पूर्ण भाग संपूर्ण भाग जो है 1 2 3 पूरी देखना, तबकि पूरा देखने के बाद ही आपको कहानी पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पर रुकते हैं। कहानी हमारी चल रही है गौरी, जिसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। यहाँ पर हम रुकेंगे, अगले पीरियड में इसके बाद की कहानी को हम पूरी करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।